brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये घटना है प्रयागराज की। प्रयागराज के गंगा पार में एक गांव है लखरावा। इस लखरावा गांव में 15 नवंबर को, यानी इसी महीने की बात है, 15 नवंबर, लोगों की नज़र कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी जो एक बगीचे में मिट्टी खोद रहे थे और वो भौंक भी रहे थे। तो जब लोगों ने ये मंजर देखा तो लोगों में थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। लोगों को लगा कि जाकर देखें कि कुत्ते आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई चीज़ अगर मिट्टी के नीचे दफना दी जाए और कुत्तों को उसका पता चले तो कुत्ते उसे खोद कर बाहर निकाल लेते हैं। और जब लोग पहुँचे तो उन्होंने जो कुछ देखा वो चीज़ बहुत ही अनयूजुअल यानी अजीब थी। लोगों ने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक हाथ यूं बाहर निकला हुआ है। इस तरह की तस्वीरें या इस तरह का मंजर आप लोगों ने हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि मिट्टी के नीचे से या दलदल के नीचे से एक या दो हाथ बाहर निकले हुए हैं। तो लोग देखकर मतलब सकते में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये मामला क्या है, क्योंकि जहाँ पर कुत्ते ये खोद रहे थे वो जगह कोई कब्रिस्तान की जगह तो थी नहीं, एक बगीचा था। और उस बगीचे में मिट्टी के नीचे इस तरह किसी की लाश का दफन होना या किसी के शरीर के कुछ हिस्सों का दफन होना, ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी। लोगों ने, लखरावा गांव के लोगों ने फ़ौरन प्रयागराज पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद उसने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। और चूंकि मिट्टी के नीचे से हाथ बाहर झांक रही थी, निकली हुई थी, तो उसे देखकर ये एज्यूम किया गया कि नीचे ज़रूर किसी न किसी की बॉडी होगी, डेड बॉडी होगी। तो पुलिस ने उस जगह की खुदाई करने का फैसला किया। मजदूर बुलाए गए, खुदाई शुरू हुई और खुदाई के बाद थोड़ी ही देर में, चंद मिनटों के अंदर, पुलिस को एक इंटैक्ट डेड बॉडी मिट्टी के नीचे से हाथ लगी बरामद हुई। ये बॉडी जो है 17-18 साल के एक लड़की की थी, लेकिन उस लड़की के पूरे शरीर पर चाकुओं के जख्म के कई निशान थे। यानी ये बिल्कुल एक क्लियर कट मर्डर का मामला था, जिसमें इस लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दिए जाने के बाद उसकी लाश वहाँ पर दफना दी गई थी। लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि कातिल शायद बहुत ज़्यादा गहरा कब्र नहीं खोद सका और उस वजह से लाश जो है, चूंकि छिछले और सतही कब्र पे दफन रही, तो कुत्तों को उसका पता चल गया और कुत्तों ने उसे खोद कर आधा बाहर निकाल लिया। अब लाश को पुलिस ने रिकवर कर लिया था और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। और इसी के साथ ये जो लाश थी, उस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश पुलिस ने शुरू की। पुलिस सीन ऑफ क्राइम का जब मुआयना कर रही थी तो पुलिस को पास में ही एक बैग मिला, बस्ता मिला, जिसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद ये किताबों का बस्ता है, बैग है। हालांकि बिल्कुल ऑथेंटिक जो स्कूल बैग होते हैं ये वैसा नहीं था, लेकिन बैकपैक टाइप के जो बैग्स होते हैं वैसा था। पुलिस ने उस बैग की तलाशी ली और तलाशी लेने पर उस बैग में एक लड़की के किताब और कॉपी होने की बात पता चली। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसकी लाश वहाँ मौके पर दफनाई गई थी या दफन थी। और इस लड़की का नाम था साक्षी। साक्षी प्रयागराज के ही कैंट इलाके में रहती थी और 11वीं में पढ़ती थी, यानी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट थी। तो पुलिस को जब साक्षी का पता चला तो पुलिस ने साक्षी के घर वालों को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने पर पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ये लड़की अपने घर से पिछले 5 दिनों से गायब थी। यानी 10 नवंबर को वो अपने घर से निकली थी स्कूल जाने के लिए और इसके बाद फिर वो घर लौटकर नहीं आई। ये 15 तारीख थी जब ये बॉडी रिकवर हुई थी। इस बीच घर वालों ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई थी, जो बेसिकली चूंकि माइनर थी लड़की, तो किडनैपिंग का केस पुलिस ने दर्ज किया था। लेकिन पुलिस को कोई हेडवे, कोई सुराग इस मामले में नहीं मिल पाया था और इससे पहले कि पुलिस उसे रिकवर कर पाती, उसकी लाश यूं इस हालत में बरामद हो गई। अब पुलिस की जाँच और तेज़ हुई और पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की और इस हाल में उसे यहाँ दफनाया किसने। तो पुलिस जब उस बस्ते को खंगाल रही थी और उस बस्ते में जो किताबें और कॉपी यहाँ पुलिस को मिली थी, उसको जब पुलिस चेक कर रही थी तो पुलिस को उसमें लड़की के नाम के अलावा एक मेल मेंबर का, एक पुरुष का भी नाम नज़र आया
और उस नाम के साथ कुछ ऐसे साइंस बने हुए थे या इस तरह की बातें लिखी थी, जिसे देखकर पुलिस को शक होने लगा कि इस केस में इस लड़के का या इस आदमी का हाथ हो सकता है। उसमें नाम जो लिखा था वो नाम था हर्षवर्धन उर्फ दीपक का। अब ये हर्षवर्धन उर्फ दीपक कौन था, पुलिस अब इसके बारे में पता लगाने की शुरुआत करने लगी। जल्द ही पुलिस को इस काम में कामयाबी मिली और पता चला कि ये दीपक नाम का जो लड़का है ये 26 साल का एक आर्मी मैन है, फौजी है, जो फौज में नायक के पद पर काम करता है, पदस्थापित है, और इन दिनों उसकी पोस्टिंग पटियाला में है। पुलिस ने जब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो प्रयागराज के ही थरवई पुलिस स्टेशन की हद में एक गांव आता है जिसका नाम है कुसुमगुर। तो वो उस कुसुमगुर गांव का रहने वाला है। लेकिन दीपक के साथ 26 साल के उस फौजी के साथ जिसकी पोस्टिंग पटियाला में है, उसके साथ 17 साल की साक्षी का ऐसा क्या कनेक्शन था, ऐसा क्या रिश्ता था? पुलिस को अब ये बात पता करनी थी। दीपक शक के घेरे में आ चुका था, लेकिन इस मामले में दीपक की भूमिका सचमुच है या नहीं, इसकी पड़ताल करनी अभी बाकी थी। और अगर मैं पुलिस वालों के लैंग्वेज में बात करूं तो उसके लिए कहते हैं कि इसकी तस्दीक करनी अभी बाकी थी। तो तस्दीक करने के क्रम में पुलिस ने उस पूरे एरिया में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लाश तो मिली थी बगीचे में, सुनसान जगह पर, वो भी ग्रामीण इलाके में, तो वहाँ कोई फोकस्ड सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं। लेकिन गांव के रास्तों पर और फिर शहर की तरफ जो इलाके थे उन सारे जगहों पर पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे एग्जामिन करने शुरू किए। और पुलिस ने जब इन कैमरों को खंगाला, बारीकी से देखा, तो पुलिस को अलग अलग कैमरों में दीपक और साथ में जो साक्षी है, ये दोनों अलग अलग कैमरों में बाइक पर गुजरते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें 10 तारीख की थी, 10 नवंबर की, जिस दिन साक्षी अपने घर से गायब हुई थी और स्कूल के लिए निकली थी, मतलब स्कूल के लिए निकली थी। तो जब पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेजेस को देखा तो ये क्लियर हो गया कि साक्षी 10 तारीख को दीपक के साथ थी और लगातार उसके साथ ही दिन भर घूम रही थी, क्योंकि उनकी तस्वीरें शहर के अलग अलग कैमरों में कई जगहों पर कैप्चर हुई थी। अब पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने दीपक को पिक कर लिया, उठा लिया। इत्तेफाक से दीपक इन दिनों प्रयागराज में ही था। दीपक से अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की और दीपक ने पूरी कहानी पुलिस को जस की तस सुना दी जैसी हुई थी। दीपक ने यह मान लिया कि उसी ने साक्षी का कत्ल किया है और कत्ल करके उसने लाश को उस गांव में एक कब्र खोदकर लखरावा गांव में दफना दिया था। पुलिस ने पूछा कत्ल क्यों किया और तुम्हारी साक्षी से मुलाकात कैसे हुई, तो फौजी ने पूरी कहानी सुनाई। फौजी का ये कहना था कि उसकी साक्षी से मुलाकात इसी साल जून के महीने में, यानी ये नवंबर है, नवंबर से चंद महीने पहले जून के महीने में उसकी साक्षी से मुलाकात हुई थी। और पहली मुलाकात जो है वो इंस्टाग्राम पर हुई। क्योंकि दोनों प्रयागराज के थे तो उनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई। और ये जो साक्षी थी उसने इशारों ही इशारों में, बातों ही बातों में जब दीपक का प्रोफाइल जाना, ये समझा कि वो एक फ़ौजी है, तो उसने कहा कि उसका भी लक्ष्य है कि वो किसी फ़ौजी से शादी करे। दीपक ने जब ये बात सुनी तो दीपक को लगा कि ठीक है, साक्षी से और बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है जो फ़ौजी से शादी करना चाहती है। दीपक खुद फ़ौजी था। उसके बाद उनके बीच में प्यार मोहब्बत की शुरुआत हो गई, अफेयर शुरू हो गया और दोनों मिलने जुलने लगे। जब भी दीपक पटियाला से प्रयागराज आता तो साक्षी से उसकी मुलाकात भी होती। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और दोनों सोशल मीडिया के अलावा रियल लाइफ में भी एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मिल चुके थे। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब घर वालों ने दीपक की शादी तय कर दी। और विडंबना ये रही, आयरनी ये रहा कि दीपक इस शादी के लिए राज़ी भी हो गया। ये सब कुछ जानते हुए क्या, बल्कि ये मतलब इस होशो हवास में भी तैयार हो गया कि वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ अफेयर में इन्वॉल्व है, शामिल है। वो किसी और लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया। और ये बात सूनर और लेटर साक्षी को भी पता चली। उसे पता चला कि दीपक उसे छोड़कर किसी और लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत गुस्सा हुई और उसने दीपक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आम तौर पर आपने देखा होगा, लड़कियां हो या लड़का भी हो, वो इस तरह के रिलेशनशिप में जब उसका पार्टनर ब्रेकअप करके कहीं और जाने की कोशिश करता है और वो उसको होल्ड करने की कोशिश करती है या करता है, तो कई बार लोग अपने पार्टनर को ब्लैकमेल भी करने लगते हैं। साक्षी लिटरली ब्लैकमेल कर रही थी या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन साक्षी दीपक के पीछे पड़ चुकी थी और दीपक बहुत परेशान था क्योंकि उसके शादी की तारीख जो है वो करीब आ रही थी। 30 नवंबर को, यानी
इसी महीने के आखिरी दिनों में दीपक की शादी तय हुई थी। दीपक 9 तारीख को छुट्टी लेकर शादी के लिए पटियाला से वापस प्रयागराज आया और उसने साक्षी से ये कहा कि वो उससे शादी कर लेगा मंदिर में और दोनों शादी करके घर से फरार हो जाएंगे और कहीं और जाकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। साक्षी उसकी बातों में आ गई। उसे नहीं पता था कि दीपक उसके कत्ल की प्लानिंग कर रहा है। वो अपने घर से सिंदूर की डिबिया भी लेकर आई थी कि मंदिर में चल के दीपक के हाथों से अपनी मांग भरवाऊंगी। तो 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को दीपक ने उसे एक जगह पर बुलाया, शहर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। साक्षी स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली और दीपक के पास आई। दीपक की बाइक में सवार हो गई और दोनों के पास कोई ऐसा गोल या ऐसी टारगेट या डेस्टिनेशन तो था नहीं कि कहीं जाना है। दोनों शहर में दिन भर घूमते रहे, अलग अलग जगहों पर वक्त गुजारते रहे। दीपक सही मौके का बल्कि इंतज़ार कर रहा था, सही ठिकाने का इंतज़ार कर रहा था जहाँ ले जाकर वो साक्षी की हत्या कर सकता है। और जिस इलाके में वो बॉडी मिली थी साक्षी की, लखरावा, इस एरिया में दीपक पहले जा चुका था और उसे उस एरिया की जानकारी थी। तो उसे लगा कि ठीक है, अब साक्षी को लखरावा ही लेकर चलते हैं। शाम के वक्त 10 तारीख को वो साक्षी को लखरावा लेकर गया और वहाँ पर मौका मिलते ही उसी बगीचे में जहाँ पर उसकी लाश मिली थी, पहले उसी के चुन्नी से फंदा कसकर उसका गला घोंटकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस कोशिश में साक्षी बेहोश तो हो गई लेकिन उसकी जान नहीं गई। और चूंकि दीपक पहले से तैयारी कर चुका था, वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। उसने उस चाकू से ताबड़तोड़ साक्षी पर वार करना शुरू कर दिया और एक फौजी के मजबूत वार से और उसकी चोटों से वो लड़की बुरी तरह से लहूलुहान हुई और उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, वो डैमेज हो गए और उसकी वहाँ मौके पर ही मौत हो गई। फिर जहाँ पर यह हत्या हुई, इत्तेफाक से वहाँ पर एक फावड़ा भी दीपक को मिल गया। चूँकि वो एक बगीचा ही था, जैसा कि मैंने आपको बताया, उस फावड़े से उसने एक कब्र खोदी और वो कब्र जो है, लेकिन वो बहुत गहरी कब्र नहीं खोद पाया। अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कब्र खोदना कोई आसान काम है नहीं। अगर मुहावरे की भी बात करें तो कब्र खोदना आसान नहीं है और सचमुच में भी नहीं है। तो वो कब्र उसने खोदी ज़रूर, लेकिन कब्र की गहराई ज़्यादा नहीं थी। उसने साक्षी की लाश वहीं दफनाई और उसे अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करके ढक कर मिट्टी डालकर वहाँ से वो फरार हो गया। उसे पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस सतही और छिछले कब्र के बारे में कुत्तों को पता चल गया और कुत्तों ने उस कब्र को खोदना शुरू किया और अल्टीमेटली वो एक हाथ उस कब्र से बाहर निकला, जिसे देखकर गांव वाले सकते में आ गए। इसके बाद कैसे पुलिस को जानकारी मिली और कैसे कैसे ये केस आगे बढ़ा, वो पूरी कहानी मैंने आपको बताई। दुखद ये है कि साक्षी जो है वो दीपक पर बेइंतहा भरोसा करती थी और दीपक जो है साक्षी से अफेयर में था तो ज़रूर, लेकिन शादी किसी और से करना चाहता था। साक्षी अपने घर से सिंदूर की एक डिबिया भी लेकर आई थी, डिब्बी लेकर आई थी और वो उसके स्कूल बैग में ही रखा हुआ था। जब पुलिस ने वो स्कूल बैग रिकवर किया तो उससे वो सिंदूर की डिब्बी भी मिली। पुलिस ने इसे लेकर दीपक से पूछा तो दीपक ने कहा कि हाँ, उसी ने साक्षी से सिंदूर लेकर आने के लिए कहा था और उसने साक्षी से कहा था कि वो किसी मंदिर में जाकर वो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उसकी प्लानिंग शादी करने की थी नहीं, कत्ल करके साक्षी को रास्ते से हटाकर किसी दूसरी लड़की से शादी करने की थी। लेकिन वो अपने इस प्लान में आधा ही सही कामयाब हुआ, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक और बुरा प्लान था। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो साक्षी की हत्या करने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसकी शादी जिससे होने वाली थी, जाहिर है वो शादी अब टल गई है, बहुत मुमकिन है कि टूट भी गई हो। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से नोएडा में एक महिला की हत्या हुई और कातिल ने सिर काटकर और हाथ और पाँव के पंजे काटकर कहीं और फेंके और धड़ को एक नाले में ठिकाने लगाया। उस मामले की पुलिस ने जांच की थी कड़ी दर कड़ी जोड़कर। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं उस स्टोरी पर। गौरव वत्स ने कमेंट किया और उन्होंने ये कहा है कि इलिसिट रिलेशनशिप में अक्सर इस तरह के खतरनाक मोड़ आते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट तो किया ही है और इसके अलावा कहा है कि ज़मीन और नाजायज़ संबंध ये
दोनों जुड़वा भाई हैं, यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि ये अपराध की जड़ है। आमतौर पर आपराधिक घटनाएं इन वजहों से होती है। नाउ अ डे जस्टिस डिपेंड्स ऑन सीसीटीवी, नो सीसीटीवी नो जस्टिस। सुहाग के नाम से एक आईडी है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ टेक्नोलॉजी या जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं होता है वहाँ पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करके मामलों को उसके अंजाम तक पहुँचाती है। कुछ केसेस ऐसे ज़रूर होते हैं जो सुलझते नहीं हैं। तो अपवाद तो देखिए ज़िंदगी के हर क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ केस सॉल्व नहीं होगा। प्रदीप भामभूत जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश भूंया जी का भी कमेंट है और उन्होंने कहा है कि ये कहानी पहले सुन चुके हैं। तो हो सकता है कि आपने सुनी हो, लेकिन ऑब्वियसली मतलब मैं तो इस कहानी को लेकर नहीं आया था इससे पहले। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। अंदर बाहर एडवेंचर्स के नाम से एक आईडी है। वाकई में इंसान से बदतरीन कोई जानवर नहीं है, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकत कई बार इंसान करता है, हम जानवरों के बारे में ये कहते हैं कि उनमें विवेक नहीं होता, उनमें जो सही गलत का फ़र्क करने की क्षमता नहीं होती। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान से बड़ा जानवर और बदतरीन जानवर वाकई कोई दूसरा नहीं है। मतलब ये बहुत हार्श कमेंट हो सकता है आप लोगों को लगे, लेकिन कुछ लोगों को देखकर ऐसा ही लगता है, खासकर अपराध की घटनाओं को सुनकर तो ऐसा ही लगता है। नवीन दर्जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये गुजरात अहमदाबाद से हैं और परेशान, पागल, ब्लैकमेल या नशा की वजह से अगर कोई इंसान किसी इंसान की जान ले ले तो कानून किस लिए? ओके, देखिए, कानून हर क्राइम को रोकने से पहले, मतलब होने से पहले प्रिवेंट तो नहीं करवा सकता, रोक तो नहीं सकता, क्योंकि हर जगह पुलिस भी नहीं हो सकती हर आदमी के साथ। तो क्राइम को सेंस करना होने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात तो ये, और दूसरा ये, कानून का ये फ़र्ज़ है कि जब क्राइम हो जाए तो उसे बहुत ही सिंसियरली इन्वेस्टिगेट करे कानून और पुलिस, और गुनहगार को सज़ा दिलाए। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती है जिसे पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के ज़रिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो तो प्रिवेंट किया जा सकता है। वो क्या होता है? वो होती है स्ट्रीट क्राइम, वो होती है रॉबरी, चोरी, डकैती। इस तरह से जो गैंग अलग अलग जगहों पर घूमकर लोगों को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं, उस चीज़ को पुलिस कर सकती है, रोक सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई नौकर जो किसी घर में रहता है, वो अपने मालिक की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा है और हत्या करके घर से सामान लूट के फरार हो जाता है। पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस को कैसे पता चलेगा कि नौकर के दिल में क्या चल रहा है? पुलिस ये ज़रूर कर सकती है कि नौकर को पकड़ ले, सही मुलजिम को पकड़े और उसे सज़ा दिलाए। लेकिन हर क्राइम पुलिस रोक लेगी, ये तो संभव नहीं है, आप भी समझते हैं। संदेश डोंगरे ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप ये कैसे बता सकते हैं कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा? तो बेहतर है कि खुद सामने वाले को मौका न दें कि वो कुछ गलत कर दे। बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब आप एज्यूम तो कर सकते हैं, सेंस तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना और एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो ये सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किसी को इस कंडीशन तक या इस मुकाम तक कॉर्नर न कर दे, दबा न दे कि वो कुछ गलत कर बैठे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर डर कर रहने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन एक आपके अंदर एक सेंस होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा न करें जो एक अपराध की पृष्ठभूमि बने या उसकी बुनियाद बने। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। आज की कहानी पर, आज के घटनाक्रम पर आपका कमेंट, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर जब आप लोगों के सामने आऊँगा तो इस कहानी पर, इस पेशकश पर आपके कमेंट्स और सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।